हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की इस क्लास में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है। ऑलरेडी समष्टि अर्थशास्त्र के सारे चैप्टर की रिवीजन मैं करा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा, आपको मिल जाएगा। आज हमें पढ़ना क्या है, हमें ये पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय के पहले चैप्टर से जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताता हूं, फिर उस टॉपिक से एक्सप्लेन भी करता हूं। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है ना बेटा, वो पहला क्वेश्चन है इसमें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसका इसमें अर्थ पूछा जाता है तथा इसकी विशेषताएं पूछी जाती है। ठीक है ना। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो मैंने पहले ही बता रखा है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, अर्थशास्त्र में अंतर। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन होता है, इन दो क्वेश्चनों के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं तथा उसके कारण। ठीक है ना। और नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। और आप सबको पता है जो फिफ्थ टॉपिक है, आप नाम से पता चल जाएगा कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले कुछ सालों के सैंपल पेपर वगैरह नोटिस किया है, 1 मार्च को आपका पेपर है यूपी बोर्ड का, उसके बाद जो है आपका पेपर है उत्तराखंड बोर्ड का, तो इस हिसाब से आप देखिए 31 मार्च का पेपर है, 1 मार्च का पेपर है, 6 मार्च को एक पेपर है झारखंड बोर्ड का। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है वो देखिए, टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र। अब इसमें से, इन 5 टॉपिक में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो 101% जरूर आएगा। नहीं आता है तो मैं नाम बदल दूंगा अपना। ठीक है, दैट मींस इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए कि सारे क्वेश्चन। और ये जो लास्ट के टॉपिक्स है, केंद्रीय समस्या है, उत्पादन संभावना वक्र, ऐसा कोई सैंपल पेपर नहीं है, ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसके साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा होगा। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन है, समझ लीजिएगा इजी वे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 वर्ड है, एक है आपका माइक्रो और दूसरा है इकोनॉमिक्स। ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, यूं कहे सूक्ष्म। और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का मतलब तो पता ही है कि अर्थशास्त्र के क्या होता है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या का अध्ययन करना ही क्या होता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है, ये अर्थशास्त्र कहलाता है। इसका मतलब होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होती है, अर्थव्यवस्था की सूक्ष्मतम या फिर व्यक्तिगत समस्याओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। ये मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में जितने भी सूक्ष्मतम समस्या है या व्यक्तिगत समस्या है, यूं कहे अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी समस्या है जिसको हम बहुत बड़े तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था में सामूहिक तरीके से नहीं पढ़ सकते, ऐसी समस्याओं का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का नाम देते हैं। और ऐसी समस्या कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक उत्पादक एक बार में एक ही उत्पादक के बारे में पढ़ते हैं, उसका नेचर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उत्पादक किस प्रकार से कार्य करता है, उत्पादक का संतुलन क्या है, मतलब केवल उत्पादक के बारे में पढ़ते हैं, बाकी चीजों को छोड़ रखते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक उपभोक्ता किस प्रकार से चीजों को खरीदता है, एक उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, एक उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एक वस्तु की कीमत निर्धारण, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण किसे कहते हैं, या फिर किसी एक बाजार के बारे में कि एक बाजार किस प्रकार से कार्य करती है, बाजार के कितने प्रकार होते हैं, उसका व्यवहार किससे होता है। मतलब अर्थव्यवस्था की छोटी से छोटी समस्याओं का
व्यक्तिगत स्तर पे जब अध्ययन किया जाता है उस अर्थशास्त्र को हम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स, और नाम से आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहीं कहीं आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। इसको सूक्ष्म, क्योंकि सूक्ष्मतम समस्याओं का अध्ययन किया जाता है इसलिए इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समझ में आ गया। दूसरा, इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो आप बात करेंगे कुछ पॉइंट्स व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ा जाता है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। मतलब ऐसी इकाइयां जो एक एक करके अध्ययन की जाती हैं, ऐसी इकाइयां जो व्यक्तिगत रूप में पाई जाती हैं, ऐसी समस्याएं जो व्यक्तिगत होती है। एक बच्चा, अभी मैंने समझाया था, जैसे एक उपभोक्ता व्यक्तिगत है क्योंकि इसमें एक ही उपभोक्ता के बारे में अध्ययन करेंगे, बाकी के बारे में नहीं। एक ही उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन करेंगे, बाकी क्या नहीं। दूसरा होता है अति सूक्ष्म स्वरूप का अध्ययन। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की जो छोटी से छोटी सूक्ष्म चर होते हैं, जैसे कीमत, फॉर एग्जांपल अगर वस्तु की, एक वस्तु की मांग की बात करते हैं, पूर्ति की बात करते हैं, लागत की बात करते हैं, आगम की बात करते हैं, तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो छोटे छोटे पहलू है उत्पादन क्रिया से संबंधित, ठीक है ना, उपभोग क्रिया से संबंधित, वितरण से संबंधित, उसका अध्ययन किए जाते हैं, इसलिए इसको अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो कीमत सिद्धांत पालन किया जाता है वो व्यक्तिगत कीमत सिद्धांत है, क्योंकि केवल एक वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और एक वस्तु की कीमत के निर्धारण में उस वस्तु की मांग और उस वस्तु की पूर्ति की क्या यहाँ पर जो है योगदान है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये मान के चला जाता है कि पूर्ण रोजगार की अवधारणा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति के बारे में, किसी एक ही नागरिक के बारे में, एक ही उत्पादक के बारे में, एक ही उपभोक्ता के बारे में अध्ययन करते हैं और वो उस वक्त क्या होता है, रोजगार की स्थिति में हो जाते हैं। ऐसे मान के चलता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख विशेषता है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है क्या है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, कई वीडियो में आपको दे चुका हूं, फिर भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है उसके बारे में समझ लीजिए कि आप इसके बारे में अंतर आ गया तो कैसे लिखेंगे। तो अंतर लिखने का सिंपल सा फंडा है कि आपको जब अंतर बताया जाए तो एक का दूसरे का ऑपोजिट बताना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसे इसके मीनिंग बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत एवं सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की वे शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक या संपूर्ण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो सामान्य व्यक्तिगत कीमत सिद्धांत का पालन किया जाता है, जबकि समष्टि के अंतर्गत सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मूल्य सूचकांक हो गया, ठीक है ना, उसके अंतर्गत जो है थोक मूल्य सूचकांक हो गया या फिर कहे रिटेल मूल्य सूचकांक हो गया, इसके बारे में पता। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रोजगार को पूर्ण रोजगार की अवधारणा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपूर्ण रोजगार की अर्थव्यवस्था में कभी भी पूर्ण रोजगार हो ही नहीं सकता। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख उपकरण होता है वस्तु मांग और उसकी पूर्ति, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख उपकरण होता है सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। ये 5 या 6 डिफरेंसेस है, पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। ठीक है ना। आपको फिर भी कोई डाउट लगता है मुझे बताइए। यहाँ पर मेरे शॉर्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां देखिए मैंने व्यष्टि और समष्टि के बारे में प्रॉपर वे में एक अच्छे से रिटर्न नोट्स बना के दिया ताकि आप एग्जाम में लिख सके। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको जरूर देखिएगा। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड पॉइंट, आर्थिक समस्या तथा उसके उत्पन्न होने के कारण। तो यहाँ पर आर्थिक समस्या क्या होती है? आर्थिक समस्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नॉर्मल इकोनॉमिक मतलब पैसों से संबंधित प्रॉब्लम। अब ये होता क्या है ये समझिए। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी अर्थव्यवस्था, कोई भी अर्थव्यवस्था, क्यों चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन होते हैं वो कैसे होते हैं? सीमित होते हैं।
लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। जबकि उस अर्थव्यवस्था में जो लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो जरूरतें होती हैं, वो कैसी होती हैं? असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। क्योंकि आवश्यकताएं जो होती हैं, ठीक है ना, आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं। आज आपकी एक आवश्यकता पूरी हो गई, कल दूसरी हो जाएगी। ऐसे में लोगों जो की आवश्यकता होती है असीमित होती है, तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में यह तय किया जाता है कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जा सके, और ऐसी स्थिति में सीमित साधनों के कई सारे विकल्प हमारे सामने मौजूद हो जाते हैं, जिसका प्रयोग करते हुए हम अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। सब तो नहीं, कुछ, ठीक है ना। और ऐसे में सीमित साधनों के कई सारे विकल्प, एक नहीं कई सारे विकल्प उपयोग के हमारे सामने होते हैं कि हम अपने साधनों को किस प्रकार से खर्च करें। तो कई विकल्पों में से हमें क्या चुनना पड़ता है? सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना पड़ता है। और ये ऐसे विकल्प होना चाहिए जिस विकल्प से हमें अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके, या अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। तो ऐसे में जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है, वो हमें क्या करना पड़ता है? चुनाव करना पड़ता है। और इसका चुनाव करना ही अपने आप में एक समस्या होती है। और सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन की समस्या को ही एक नाम दिया गया है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हिंदी में बोलते हैं चुनाव की समस्या। क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है 1 नंबर में, चुनाव की समस्या से आप क्या समझते हैं? तो असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों के विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना चुनाव की समस्या होता है। और किसी अर्थव्यवस्था में इसी चुनाव की समस्या को नाम दिया गया है आर्थिक समस्या। यही अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया क्या होता है आर्थिक समस्या? आर्थिक समस्या हर जगह उत्पन्न होती है जहां पर साधन कम होते हैं। जैसे आप कुछ सोचिए ना, आपको क्या चाहिए? आपकी एक आदमी की जिंदगी में बहुत सारी उसकी जरूरतें हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वो जरूरतों को हटाइए, आप जब सब्जी मार्केट में जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी जेब में अनलिमिटेड पैसा नहीं होता। सब्जी मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए आपकी जेब में 500 रुपए है और 500 रुपए की सब्जियां खरीदनी हो, और आप मार्केट में जाते हैं कि सब्जियां बहुत तेरे भरे पड़े हैं, तमाम सब्जियां हैं, लेकिन उन तमाम सब्जियों को तो खरीद नहीं सकते क्योंकि आपके पास 500 रुपए है। ये जो 500 रुपए है वो सीमित साधन है, और बहुत सारी सब्जियां अवेलेबल है, वो आवश्यकताएं हैं, ठीक है ना। तो 500 रुपए का प्रयोग आप कहां कहां करेंगे ताकि अपनी मैक्सिमम आवश्यकताओं को पूर्ति करें? तो ऐसे में चुनना पड़ता है कि भाई हम अपने साधनों का किस विकल्प का प्रयोग करें, किन साधनों को पहले यूज करें, किन आवश्यकताओं की पहले पूर्ति करें। और यही चुनाव की समस्या होती है, और इसी चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। अब इसी में एक पॉइंट आता है कि आर्थिक समस्याओं का जन्म उत्पन्न कैसे होता है। आखिर आर्थिक समस्या उत्पन्न होती कैसे है, कौन कौन से उसकी रीजन है उत्पन्न होने के? हमारे सामने की सारी एक ही रीजन है, सीधी सी बात है। अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, ठीक है ना, अनलिमिटेड पैसा है। पैसों की एक बात, अगर लोग कहते हैं ना, एक कहावत मैं आपको बताना चाहूँ, लोग कहते हैं मौत एक बार आती है, लेकिन मैं कहता हूं मौत बार बार आती है अगर आपके पास पैसा ना हो तो। एक गरीब तिल तिल कर मरता है जिसके पास पैसा नहीं होता है। एक आम आदमी रोज मरता है क्योंकि सोचता रहता है कुछ पैसे कहाँ कमाए। तो पैसा एक ऐसी चीज होती है जिसके होने से आपकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं और समस्याएं खत्म होती है। बहुत ज्यादा भी हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, और ना भी हो तब भी प्रॉब्लम है। कोशिश कीजिए इतने पैसे जरूर है ताकि आपके अपने हर एक प्रॉब्लम को आप पूरा कर सके, ठीक है ना। जिंदगी में वो लोग कहते हैं, बकवास कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। सबसे जरूरी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट पैसा होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पैसों के बारे में पढ़ा जाता है। तो बात ये आती है कि आर्थिक समस्याओं का जन्म कैसे होता है, आर्थिक समस्या कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में भी हम 2-4 लाइन पढ़ लेते हैं। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है पूरा क्वेश्चन कि आर्थिक समस्याएं किसे कहते हैं, आर्थिक समस्याएं के उत्पन्न होने के प्रमुख कारणों को बताइए। तो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन कौन से? नंबर 1, पहला, लोगों की आवश्यकता असीमित होती है। लोगों की असीमित आवश्यकताएं,
लोगों की जो आवश्यकता होती है ना बेटा, ध्यान रखिएगा, वो असीमित होती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती है। और जब आवश्यकता खत्म ही नहीं होती है तो आप पूरा कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। दूसरा, लोगों की आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है, यानी कि मतलब समझ लीजिए कि आपको पता भी चल गया कि लोगों की मेन जरूरतें क्या है, पता भी चल जाए, लेकिन जरूरतों के हिसाब से उसका यूज कर पाना, लोगों की आवश्यकताओं में अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। आपका साधन मैंने अपने जुगाड़ मिले भाई, पैसा है, आप मान लीजिए किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को अनाज चाहिए, किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए, किसी को खेलकूद चाहिए, किसी को अच्छी सड़कें चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए, मतलब हर किसी की आवश्यकता अलग होती है और हर किसी की अलग अलग आवश्यकताओं को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है जब हम लोगों की आवश्यकताओं को, हर एक आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम होती है। जैसे एक नेता मोदी जी ये कर लेंगे, मोदी जी वो करेंगे, हर एक चीज पॉसिबल नहीं है। आपके घर गांव में कोई प्रधान होता है तो गांव की हर एक प्रॉब्लम को एक बार में सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साधन सीमित होते हैं। प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है, अनलिमिटेड साधन होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है ना। मनुष्य की सारी समस्याएं खत्म हो जाती, और सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं तो जीना बेकार होता है, क्योंकि हम तब काम करना बंद कर देंगे। जब काम करना पड़ देंगे, आलसी बन जाएंगे, ऐसी जिंदगी जानवरों की जिंदगी हो जाती है। समस्याओं का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी तीसरी पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपने पढ़ दिया कि लोगों की आवश्यकताओं में अंतर होता है, उनकी आवश्यकता अलग अलग होती है। तीसरा जो पॉइंट है कि जो उत्पादन के जो साधन होते हैं, साधन सीमित होते हैं। साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, सीमित साधनों के कई विकल्प मौजूद होते हैं। जो भी साधन है मतलब सीमित हो, उन सीमित साधनों के उपयोग के कई सारे विकल्प होते हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम है, हमें उन सही विकल्पों में से क्या चुनना पड़ता है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है। और कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। जैसे आप मॉल में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, जब कपड़े खरीदने जाएंगे, चलो सही है, हमारी बात है, तो किस तरह का कपड़ा खरीदें, क्योंकि हमारे साथ ढेरों ऑप्शन है, ठीक है ना। हमारे सामने मॉल में जाएंगे, ढेरों ऑप्शन होता है, कौन सी डिजाइन का है, कौन से कलर का है, किस तरीके का है, तो अलग अलग चीज सोचना पड़ता है ताकि आपकी आवश्यकता की संतुष्टि हो सके। तो यहाँ पर हमें चुनना पड़ता है कि हमारे पास साधन तो सीमित है, क्योंकि बहुत सारे पैसे होते, सारे हर एक डिजाइन एक ले लेते, साधन सीमित, हम एक या दो शर्ट ले सकते, कौन सा लोगे, तो यही चुनना पड़ता है। और इसी की तरीके से हमारे सामने जो है आर्थिक समस्याएं जन्म लेती है, और इन सभी समस्याओं को सुलझाते ही लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सब नहीं, लेकिन कुछ तो होती है, ठीक है ना। समझ में आ गया, कोई डाउट है नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा केंद्रीय समस्या है, ठीक है। आर्थिक समस्याओं के बाद पढ़ना होता है केंद्रीय समस्या, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। आर्थिक समस्याओं के बाद देखिए, आर्थिक समस्या अर्थव्यवस्था में जो है मौजूद होती है, और आर्थिक समस्याओं के कारण ही हर एक सरकार को सोचना पड़ जाता है, क्योंकि देश में जो नागरिक होते हैं, जितने नागरिक होते हैं उतनी उनकी समस्याएं होती हैं, उतनी ही अर्थव्यवस्था कठिन परिस्थितियों में फंस जाती है और सरकार को हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो सीमित साधन जब सरकार के पास होते, सरकार को सोचना पड़ता है कि आखिर सीमित साधनों का हम किस प्रकार से प्रयोग करें ताकि लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अधिकतम ना भी कर सके तो मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, उन सबको पूरा कर सके। इसके लिए सरकार के सामने आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, लोगों को खुश करने के लिए उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है, जिसको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का नाम दिया जाता है। मतलब हर एक समस्याओं के केंद्र में आती हैं सरकार के, ताकि सरकार को उस समस्याओं को सुलझाने के बाद ही लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। तो अर्थव्यवस्था में सरकार की 3 प्रमुख समस्याएं होती है केंद्रीय। वो कौन कौन सी होती है? पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या है क्या कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरी है उत्पादन किसके लिए किया जाए। इनके बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट है हमारे पास कि क्या उत्पादन किया जाए। एक्चुअली में क्या उत्पादन किया है अर्थव्यवस्था की चुनाव की समस्या है। किसकी समस्या है?
चुनाव की, ठीक है ना, चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या का मतलब लोगों की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले इस बात का चुनाव करना पड़ता है कि लोगों की किस समस्या को पहले क्या किया जाए, सुलझाया जाए, ठीक है ना। अब किस समस्या, जैसे हमने मान लिया लोगों को की मूल आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब इसमें सबसे पहला क्या चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए। अब हमने ये तय किया कर लिया, सरकार ने तय कर लिया कि लोगों को क्या दिया जाना चाहिए, रोटी दिया जाना चाहिए, लोगों को रोटी की जरूरत है। तो हमने क्या कर लिया, चुनाव कर लिया रोटी का। अब जब चुनाव कर लिया जाता है कि लोगों की इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, किन किन लोगों की कैसी कैसी आवश्यकता की पूर्ति होगी, जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो पहला प्रश्न हमारा पूरा होता है। लेकिन इस प्रश्न के पूरा होते ही एक नया प्रश्न जन्म ले लेता है, इसी के साथ क्या उत्पादन किया जाए। इसके साथ जन्म पैदा होता है कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। देखिए बात यह है कि हमने चुन लिया कि लोगों को रोटी चाहिए, और रोटी के लिए हमें क्या चाहिए, रोटी के लिए हमें चाहिए गेहूं। तो गेहूं क्या अनलिमिटेड पैदा करेंगे, अनलिमिटेड मात्रा में खरीदेंगे, नहीं ना। तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे देश में कितने नागरिक हैं, उन नागरिकों के लिए कितनी मात्रा में गेहूं चाहिए, ताकि एक सही अनुपात बनाया जा सके, एक सही बफर स्टॉक बनाया जा सके कि इतने लोगों को इतनी इतनी गेहूं की आवश्यकता है, इस टाइम हमें इतना मंगाने की जरूरत है, क्योंकि साधन सीमित होते हैं, हम अनलिमिटेड मात्रा में स्टॉक नहीं कर सकते। तो ऐसे में कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, इस बात की समस्या की जाती है। हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या होगी। पहली समस्या पूरी हो गई कि पहली समस्या समझ में आ गया, क्योंकि अलग से भी आता है कि अर्थव्यवस्था की क्या उत्पादन किया जाए की समस्या से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी कीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकताओं के कौन सी आवश्यकताओं का पहले जो है पूर्ति किया जाए, इस बात का चुनाव किया जाता था। इसे चुनाव की समस्या का नाम दिया गया है, ठीक है। अब ये होने के बाद हमने क्या तय कर लिया कि लोगों को रोटी चाहिए, तो हमें गेहूं का उत्पादन करना है। तो पहली समस्या समाप्त हो गई, हमने चुन लिया, चुनाव कर लिया। अब बात आती है कि आखिर ये गेहूं आएगा कहां से। हम तो चुन लिया कि हमारे देश के लोगों के लिए 100 टन गेहूं चाहिए, और आखिर ये 100 टन गेहूं आएगा कहां से। दो तरीका होता है, और वो दो तरीके हमें पढ़ना पड़ता है, कैसे उत्पादन किया जाए। मतलब ये जो कैसे उत्पादन किया जाए एक्चुअली में उत्पादन के तकनीक की समस्या है, उत्पादन के तकनीक के चुनाव की समस्या। तकनीक क्या, उत्पादन तकनीक की, कि आखिर उत्पादन किस प्रकार से किया जाए। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के दो तकनीक होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका उत्पादन का श्रम प्रधान तकनीक, और दूसरा होता है उत्पादन का पूंजी प्रधान तकनीक। अब समझिएगा थोड़ा गौर से इसको। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब होता है देश के लोगों को रोजगार प्रदान करते हुए, श्रम प्रदान करते हुए उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। ऐसे में उत्पादन भले ही थोड़ा धीरे हो, लेकिन लोगों अधिकतम लोगों को रोजगार मिलती है, ठीक है ना। दूसरा है पूंजी प्रदान, एक ऐसा तकनीक जिसके अंतर्गत पूंजी का प्रयोग किया जाता है, पैसों का प्रयोग किया जाता है, और उत्पादन क्रिया जो होता है कम से कम लोगों को मशीनों के माध्यम से या फिर जरूरत के हिसाब से पैसे देके उत्पादन करने की प्रक्रिया है। मान लीजिए हम बात करते हैं हमारे 100 टन गेहूं चाहिए, अब लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो ये 100 टन गेहूं का उत्पादन हम अपने यहाँ पर ही करें। अगर हम अपने यहाँ पर करते हैं तो किसानों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन उत्पादन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अगर हमने पैसा लगा दिया तो पूंजी प्रदान, कहीं से गेहूं खरीद के लेके आ गए दूसरे देश से, तो वो पूंजी प्रदान के नाम से जाना जाएगा। तो देश की गवर्नमेंट को ये सोचना है कि देश को रोजगार के साथ साथ उत्पादन दिया जाए, या अभी उनकी जरूरत है कि तुरंत खरीद के लेके आए, पूंजी का प्रयोग किया जाए। तो इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, ये इन दोनों के बीच में चुनाव करना पड़ता है, ताकि देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो और देश में उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि हो, ताकि लोगों की जो जरूरतें हैं उसको तुरंत पूरा किया जा सके। तो इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना जरूर होता है, ये दोनों में से किसी एक का चयन करना होता है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने तय कर लिया कि अभी हमें गेहूं चाहिए, एक काम करते हैं इसमें से 20 टन गेहूं जो है हम परचेज कर लेते हैं,
80 टन गेहूं जो है हमारे देश में उगा लेते हैं, ताकि देश के नागरिकों को लेकर काम मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी और इन फ्यूचर इनकी इनकम बढ़ेगी तो आगे वो मांग को भी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे उत्पादन प्रक्रिया और तुम्हारी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। हमने एक कॉम्बिनेशन तय कर लिया, ठीक है। अब चलो ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो गई, हमने कुछ गेहूं मंगा लिया, पूंजी प्रदान तकनीक का प्रयोग करके हमारे यहाँ पर उग भी रहा है। अब चलो सही है, हमारे पास एक स्टॉक बन गया 100 टन का। अब इस 100 टन को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तीसरी समस्या ही है कि आखिर देश के नागरिकों के तक इस गेहूं को किस तरह से पहुंचाया जाए। और ये जो वो होता है, समस्या होती है, इसको बोलते हैं उत्पादन किसके लिए किया जाए। मतलब उत्पादन हमारे पास हो गया, लोगों के नागरिकों तक इसको कैसे पहुंचाया जाए, इसलिए इसको नाम दिया गया है वितरण की समस्या, वितरण की समस्या। और इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि लोगों के बीच में उत्पादन का क्या हो, समान वितरण हो। इसके लिए सरकार के द्वारा सोचा जाता है, उत्पादकों के द्वारा सोचा जाता है कि आखिर किस तरह से लोगों तक अधिक से अधिक मात्रा पहुंचाया जाए। जैसे कोविड का टाइम आया था, सबको टीका लगाने की जरूरत थी, तो सरकार ने एक अच्छा नेटवर्क तैयार किया, ठीक है। सरकार ने जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, एनजीओ को या अलग अलग तरीके के जो मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों को इसका ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, ताकि वो गांव गांव शहर शहर जाए और जाके लोगों को जो है कोविड का टीका लगा। ये भी एक वितरण है सही तरीके से, ताकि लोगों के बीच में टीके का सही तरीके से वितरण हो, कोई स्टॉक न कर सके। सरकार ने सबके लिए फ्री कर दिया, ताकि हर एक ने, क्योंकि जो फ्री होगा तो कोई उसको स्टॉक नहीं कर। मान ली सरकार ने तय कर लिया होता कि इसको लोग बेचेंगे, तो कुछ लोग स्टॉक कर लेते और उसको मन चाहे रेट पर मार्केट में बेचते। तो इस प्रकार की समस्या, जहां लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करनी हो, तो सरकार को एक सही वितरण प्रणाली की व्यवस्था करनी पड़ती है, ताकि लोगों के बीच में उत्पादन का सही तरीके से वितरण हो, इक्विटेबल हो, जिसको उसकी वास्तविक अधिकता है। मान लो गेहूं है, सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, गरीबों को, तो गरीबों तक किस तरह से पहुंचाया जाए। तो इस सब के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं राशन की दुकानें, राशन की दुकानों का, ताकि गरीबों तक सस्ते रेट में अनाज पहुंच जाए, उनको एक 2 जून की रोटी नसीब हो सके। तो ये सब क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल समझाया। कोई भी डाउट रहता है बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हर एक डाउट की पूरी। लगातार बच्चे कहते हैं कि सर वेरी शॉर्ट आंसर के इंपॉर्टेंट बताइए, शॉर्ट आंसर की वीडियो बताइए, ठीक है ना। बिल्कुल बताएगा, हर एक चीज आपको मिलेगा, बस थोड़ा धीरज दीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। आपको कुछ ही दिनों के अंदर सारे तरीके की सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएगी, आपके एग्जाम से पहले आपको सारा मैटर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, उत्पादन संभावना वक्र, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। उस कंफ्यूजन को दूर करना है आपको, उसके लिए बने रहना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, ये टॉपिक एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में कंप्लीट मैं आपको बता रहा हूं, ताकि एग्जाम में लिखने को प्रॉब्लम नहीं हो। उत्पादन संभावना वक्र, इसके नाम से पता चला, उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र जहां पर वस्तुओं, सीमित साधनों से विभिन्न वस्तुओं के एवं 2 वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाया जाता है। ऐसे वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, कि उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाने वाला वक्र। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वर्ड, और शॉर्टकट में बोला जाता है इसको पीपीसी कर्व, ठीक है ना। एक ग्राफ होता है जहां पर हमारे सामने जो अवेलेबल संसाधन होते हैं, जो अवेलेबल टेक्निक होती है, जो तकनीक होती है ना, उनका प्रयोग करके हम उत्पादन कर सके। हम मान लेते हैं एक साथ जो साधन, हमें एक से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करना है, लेकिन 2 वस्तु तो कैसे करेंगे, तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो उन ऑप्शन को जब सीरियल वे में लगाते हैं, ग्राफ में तैयार करते हैं, तो हमारे सामने एक ग्राफ आ जाता है, एक डायग्राम आता है। उस ग्राफ को, जैसे ये जो मैंने बनाया, अभी बना के दिखाता हूँ डायग्राम किस तरह से होता है। सबसे पहले इसकी मीनिंग समझिए कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली एक ऐसी रेखा जहां पर एक उत्पादक संस्थान या अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधनों या तकनीक के द्वारा उत्पादन करने के लिए तैयार होती हैं। ऐसे वक्र को हम जो है उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। फिर से समझ लीजिएगा
कि उत्पादन संभावना वक्र वहां वक्र है जहां पर दो या दो वस्तुओं के उत्पादन के ऐसे विभिन्न संयोगों को या संभावनाओं को दर्शाया जाता है जहां पर एक उत्पादक अपने सीमित संसाधनों और दिए गए तकनीक के द्वारा उत्पादन करने के लिए तैयार होता है। अब ये नियम जो होता है कब होता है, कब लागू होता है, सब क्योंकि यहाँ पर बार बार आती है उत्पादन के साधन। ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। पहला पॉइंट कि केवल दो वस्तुओं के, क्योंकि जब ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है वहां पर दो वस्तुओं के उत्पादन को ही दिखाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत दो वस्तु x तथा y के उत्पादन को दर्शाया जाता है, यानी कि एक दो वस्तुओं के बारे में। दूसरा, यह उत्पादन के जो साधन होते हैं उसकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आपका नहीं होना चाहिए। तो अगर परिवर्तन होता है तो उत्पादन की संभावनाओं में भी परिवर्तन होगा, इसलिए जरूरत है कि जो साधन है वो निश्चित होने चाहिए। जो साधन है उसका पूर्ण उपयोग होना चाहिए, इसलिए साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में होना चाहिए, यानी कि किसी भी साधन को छोड़ना नहीं है। उत्पादन के जो भी साधन है उन सबका प्रयोग करना है ताकि उत्पादन की प्रक्रिया में संपूर्ण उत्पादन का लाभ लिया जा सके। और लास्ट है उत्पादन तकनीक अपरिवर्तित। उत्पादन की जो तकनीक है उसमें ना सुधार होना चाहिए, ना उसमें किसी प्रकार की कमी होनी चाहिए। जिस समय हम उत्पादन की बात करते हैं, उस उत्पादन तकनीक की बात करते हैं, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि उत्पादन संभावना वक्र के अंतर्गत दो वस्तुओं के विभिन्न उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाया जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम दो वस्तु लेते हैं, वस्तु x और वस्तु y। दो वस्तु है हमारे सामने, इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन को दिखाना है। क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, हम दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ बढ़ा नहीं सकते और घटाना तो है नहीं, क्योंकि हमें साधनों का पूर्ण उपयोग करना है। तो ऐसे में मान लीजिए वस्तु x की हम जीरो क्वांटिटी का प्रोडक्शन करते हैं, उस स्थिति में वस्तु y के कितना हो जाएगा 30, और हमें वस्तु x की क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो वस्तु x की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए वस्तु y की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो एक वस्तु के उत्पादन की वृद्धि के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा में जो कमी करनी पड़ती है ना, यहाँ पर एक नया टर्म होता है अवसर लागत। उसे अवसर लागत कहते हैं, शॉर्ट में पूछा जाता है अवसर लागत के बारे में। मेरे शॉर्ट वीडियोस देखिए, जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है वेरी शॉर्ट आंसर, वहां पर ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। अवसर लागत किसे कहते हैं, सीमांत अवसर लागत क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो में आपको दोबारा बताऊंगा जब रिविजन कराऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन का। तो जैसे जैसे हम वस्तु x की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं, देखिए एक हो रहा है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, वैसे वैसे यहां पर हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको बोलते हैं कि जब हम d का प्रयोग करेंगे x का 3 होगा, y का 18 होगा। जैसे भी ये आएगा x की 5 यूनिट होंगी तो x की y की 0। तो ये उत्पादन के कितने हमारे पास संयोग है 6। जब इसको हम इस ग्राफ में शो करेंगे, यहाँ पर हम शो कर रहे हैं वस्तु y को, यहाँ पर शो कर रहे हैं वस्तु x को, तो इनके जो संयोग तैयार होंगे और जब सही संयोग को बनाएंगे तो हमारे सामने एक ग्राफ बन जाएगा। कैसे, देखिए पहला है x का 0, y का 30, ठीक है, ये y है, ये x का 0 है और y का 30, यानी कि ये वाला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारा a, ठीक है ना, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है वस्तु x का 1, यानी कि ये वाला पॉइंट, और वस्तु y का 28, यानी कि 30 से नीचे, यहां पर पॉइंट मिलाना है, इसे एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से। फिर है 2 और 24, 24 यानी कि 25 से नीचे, लाइक दिस। फिर 3 18, 20 से नीचे, और ये हो गया 3। फिर है 4 और 10, 10, और ये हो गया 4, और 5 और 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E, और ये हो गया F पॉइंट। ये उत्पादन के संयोग है। तो जब विभिन्न संयोगों को हम जोड़ेंगे इस तरह से, तो ये हमारे सामने जो ग्राफ बनेगा इससे बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ये जो ग्राफ समझ में आ गया ना कैसे बनाया, आपको डाउट है जरूर पूछिएगा ग्राफ कैसे बनाएगा। तो इस वक्र को हम उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम में उत्पादन संभावना वक्र की कुछ संभावनाओं के बारे में पूछा जा सकती, विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। चलिए उसकी विशेषताओं को भी 2 मिनट में जान लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहली विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई रहती है, यानी कि ये संभावना वक्र हमने देखा होगा ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर दो वस्तुओं के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है। और जहां पर नेगेटिव रिलेशन होता है, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित होते हैं, अगर उत्पादन बढ़ाना है एक वस्तु का, दूसरे वस्तु की उत्पादन में कमी करनी ही पड़ेगी। ऐसे रीजन से, इस कारण से उत्पादन संभावना वक्र हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ ही नजर आएगा। समझ में आ गया पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्थिति में हमारे पास उत्पादन एक का जीरो से शुरू होता है, दूसरा का जीरो में जाके खत्म होता है। हम ये मान के चलते हैं कि जब भी किसी वस्तु का पूर्ण उपयोग करना हो तो एक का उत्पादन जीरो हो जाता है। जब हमारे पास उत्पादन जीरो होता है, जीरो यानी कि मूल बिंदु, तो मूल बिंदु को छूता हुआ होगा। जब उत्पादन मूल बिंदु को छूता होगा, एक का उत्पादन जीरो, दूसरे का 100% और दूसरे का जीरो, एक का 100% होता है। ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु को छूता हुआ होगा। इसे बोलते हैं मूल बिंदु की ओर नतोदर होना, यानी कि मूल बिंदु की ओर झुका हुआ रहना। ठीक है, नेक्स्ट, उत्पादन के साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग होता है। हमारे पास उत्पादन के जो भी साधन है, हमारे पास जो भी जितना भी साधन है, जितने भी संसाधन होता है, उनका हम कुशल उपयोग करते हैं। हम किसी को भी बचाते नहीं है और ज्यादा उपयोग तो हो ही नहीं सकता। हमें पूर्ण एवं कुशल उपयोग करना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है, जो उत्पादन की साधन होते हैं, जो उत्पादन की तकनीक होती है वो स्थिर होती है, उसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि उत्पादन की तकनीक में अगर परिवर्तन होता है तो ये संभावनाएं भी, जो संयोग बन के तैयार होता है, इसी में भी किसी न किसी तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर की कुछ प्रमुख पॉइंट्स है। फिर से मैं बता देता हूँ कौन कौन से इस चैप्टर की, जिससे आपको फायदा मिल सकता है। आपको पढ़ना है समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में। आपको पढ़ना है आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण के बारे में। आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में। आपको पढ़ना है व्यष्टि और समष्टि के बीच में अंतर के बारे में। और आपको पढ़ना है इस चैप्टर से उत्पादन संभावना वक्र, उसकी मान्यता और विशेषताओं के बारे में। अगर आपने ये 5 पॉइंट तैयार कर लिया तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन इन 5 में से जरूर फंसेगा और इजीली आप एग्जाम में कर सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक इसके अलावा बचता है कि पहले चैप्टर में सर ने पढ़ाया नहीं, जो आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, देन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा। 100% गारंटी मैं आपकी समस्याओं को जरूर दूर करूंगा। ठीक है ना। क्योंकि अर्थव्यवस्था क्या है, हम एक एज ए इकोनॉमिक्स टीचर की अर्थव्यवस्था की समस्याओं को दूर करना चाहिए। तो आपकी जो समस्या है, ठीक है ना, उसको जरूर दूर करूंगा। थैंक यू एवरीवन। शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के बीच में कंजूसी नहीं करते हैं। आप पीडीएफ की डिमांड करते हैं, मन करता है मैं दे दूं, लेकिन आप शेयर नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में कि जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय।